आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सॉइल साइंस से संबंधित यानी मृदा विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं और इनको बार बार घुमा फिराकर पूछा जाता है। तो एक एक करके आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं ताकि यदि यहाँ से कोई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आता है तो निश्चित ही है आपसे गलतियां ना हो और एक एक करके आप ठीक से आंसर दे सको। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आपको मेरा कंटेंट या मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स जरूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, क्या है? कैंकर नोड्यूल ज्यादातर किस मृदा में पाए जाते हैं? कैंकर नोड्यूल जो है ज्यादातर लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है पेपर में। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिए तो आपको निश्चित ये मिलने वाला है। मृदा से सेक्सु ऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो मृदा से सेस्क्यू ऑक्साइड के बाहर निकलने की क्रिया को पॉडजोलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्या है? मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को पेडोटर्वेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? ऐसी मृदा जो कार्बनिक मृदा होती है, आप सीधा ये कह सकते हैं ऐसी मृदा जो कार्बनिक मृदा कहलाती है जिसमें 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। यदि उस मृदा में 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ है तो वही मृदा कार्बनिक मृदा कहलाती है। न्यूनतम सिद्धांत यानी लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया था? यानी कंसेप्ट ऑफ लॉ मिनिमम जे.बी. लिविंग 1840 के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। और आज की क्लास में हम वो प्रश्न देख रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्रीकल्चर का छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से जो है हमेशा प्रश्न आते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिदिन एग्रीकल्चर से संबंधित नए नए अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओ संस्थर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है? या मिट्टी को बहुत सारे संस्थर में बांटा गया है। अब कितने संस्थर में बांटा गया है मैं तो जानता ही हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो ओ संस्थर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है? तो ओ संस्थर ऐसी मिट्टी में अनुपस्थित होता है जो कृषिगत मृदाएं होती है, और ये ज़्यादातर ओ संस्थर जो है ऐसी मृदा में उपस्थित होता है जो बंजर होती है या चारागाह खेती के लिए उपयोग होती है। सबसे ऊपरी खनिज संस्थर यानी मिनरल हॉरिजन है। कौन सी संस्थर है? ए संस्थर है। मतलब जो खनिज जो संस्थरों को खनिज के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो उनमें से पहली संस्थर कौन सी है खनिज वाली? वो ए संस्थर है। फिर इसके बाद में अगला क्या दिया है? क्ले मिट्टी के कण का व्यास होता है। क्ले मिट्टी के कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। मृदा संरचना जो खेत के लिए सबसे अच्छी है, मतलब ऐसी संरचना जो खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, वो कौन सी है? क्रम्बी संरचना। यदि आपने एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो तो सॉइल साइंस आपने प्रारंभिक अध्ययन देखे होंगे, तो उसमें सारी संरचना बताई गई है कि मिट्टी की संरचना कौन सी खेती के लिए अच्छी होती है और कौन सी पुअर क्वालिटी की होती है। ये सारी बातें वहाँ पर डिस्कस की गई है। यदि आपको फिर भी डाउट है और आपने अध्ययन नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं एक स्पेशल क्लास आपको इसी बेस्ड बना के अपलोड करने वाला हूँ। फिर इसके बाद में अधिकांश मिट्टी का कण घनत्व
होता है। अधिकांश मिट्टी का कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सीसी होता है। कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सीसी होता है। इसको इस रूप में भी लिखा जाता है 2.65 मिलीग्राम प्रति घन मीटर। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? सामान्य मिट्टी का स्थूल घनत्व यानी जो समान सी मिट्टी रहती है जनरल, उसका स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.33 ग्राम प्रति सीसी होता है। अब ये स्थूल घनत्व क्या होता है, कण घनत्व क्या होता है, इसकी स्पेशली क्लास में आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो निश्चित ही आप नो टेंशन रहिए और आप एक बार चैनल से जुड़ जाइए। हम बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी करने वाले हैं, एक एक पॉइंट जो है बारीकी से समझने वाले हैं। और यह क्लास जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। तो बिल्कुल निश्चित, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। सबसे अधिक रंध्राकाश किस मिट्टी में पाया जाता है? सबसे अधिक रंध्राकाश क्ले मृदा में पाया जाता है। अब ये रंध्राकाश क्या होता है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मिट्टी की संरचना को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, तो उसे 4 भागों में डिवाइड की जाती है। तो कैसे 4 भागों में? सबसे पहले तो उसमें खनिज या पैतृक पदार्थ। तो मिट्टी में खनिज या पैतृक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 45% होती है। कितनी होती है? 45%। फिर उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 5% होती है। कितनी होती है? 5%। फिर इसके बाद में रंध्राकाश यानी वायु, जो भूमि के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ पर उन छिद्रों को रंध्राकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्राकाश। और उन्हीं छिद्रों पर वायु उपस्थित होती है, जो जब बीज जर्मिनेशन होता है तो ऑक्सीजन वहाँ से ही प्राप्त करता है। तो ये जो है रंध्राकाश की प्रतिशत मात्रा मिट्टी में कितनी होती है? 25% होती है। कितनी होती है? 25%। फिर इसके बाद में हमने 75% तक देख लिए संरचना, अब बचती है 25%। तो 25% ऐसा क्षेत्र होता है मिट्टी का जिस स्थान पर पानी भरा होता है, यानी ये भी छोटे छोटे छिद्रों में ही पानी भरा होता है। अब यह पानी जो है पेड़ पौधे या जो बीज अंकुरित होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जो है पानी को, जो मिट्टी में पाए जाने वाले पानी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आर्द्रताग्राही जल, दूसरा होता है केशिकीय जल, और तीसरा जो होता है गुरुत्वीय जल। तो ये तीनों जल में केवल एक ही जल उपयोगी होता है, वो होता है केशिकीय जल, जिसे कैपिलरी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यही वाटर को ही पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। बाकी ये 2 प्रकार का जल को पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो बाकी का जो 25% जो हिस्सा था उसमें क्या रहता है? पानी रहता है। तो कुछ इस प्रकार से है मिट्टी की संरचना। तो निश्चित ही है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रंध्राकाश क्या होता है। तो यदि हम देखें तो सबसे अधिक रंध्राकाश जो है क्ले मिट्टी में पाई जाती है, और निश्चित ही है यह मिट्टी ही खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ खनिजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मिनरल, इनकी भूमि में इनकी प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे खनिज केओलिनाइट। क्या दिया है? केओलिनाइट। ये केओलिनाइट एक खनिज है जो अविस्तारी है, मतलब ये फैलता और सिकुड़ता नहीं है, और इसका अनुपात क्या होता है? 1:1, और ये फैलता सिकुड़ता नहीं है। अब इसके बाद में देखने वाले हम मोंटीमोरिलोनाइट, एक प्रकार का खनिज है। मोंटीमोरिलोनाइट क्या है? एक प्रकार का खनिज है जो कैसा है? विस्तारशील है। कैसा है? विस्तारशील। तो 2:1 विस्तारशील खनिज है। अब इसके बाद में अगला क्या दिया? ये हालांकि ये मोंटीमोरिलोनाइट यदि हम देखें तो यह खनिज जो है काली मिट्टी में पाया जाता है।
अब कैसे पहचान करोगे? आप देखना, जब काली मिट्टी में नमी की मात्रा खत्म हो जाती है तो यह जो खनिज है उसमें पाया जाता है, तो ये खनिज जो है इसके छोटे छोटे कण सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने के कारण क्या है, वो इतना सघन प्रकृति हो जाती है ताकि जो है जमीन पर दरारें पड़ जाती है। आपने ये जेन्युइनली अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि जो काली कपासी मिट्टी जो रहती है, जब वहाँ पर पानी की नमी या पानी कम हो जाता है या पानी की नमी खत्म हो जाती है तो फट जाती है। फटने के बाद वो उसमें दरारें पड़ जाती है। ये क्यों होता है? यह मोंटमोरिलोनाइट खनिज के कारण होता है। अब यदि इसमें फैलने और सिकुड़ने का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, अब उस दरार पड़ी हुई मिट्टी में जब पानी मिलता है तो आप देखना, ये खनिज जो है फिर से जैसे ही पानी मिलता है तो फिर से ये कैसा हो जाता है, विस्तारशील, मतलब फैल जाता है, और दरारें कैसे हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये अपने दैनिक जीवन में आपने देखे होंगे। तो बाकी हम और भी चर्चा कर सकते हैं इस विषय में, लेकिन आज की हमारी क्लास केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है। अब क्या देखने वाले हैं, वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट एक प्रकार का खनिज है जो सीमित विस्तारशील है, मतलब ये फैलता सिकुड़ता है लेकिन सीमित फैलता है। इसका क्या अनुपात है, 2:1। अब हम देखने वाले हैं क्लोराइड खनिज के प्रकार। क्लोराइड जो खनिज है इसकी प्रकृति कैसी है, 2:2 या 2:1:1, इस प्रकार की इसकी प्रकृति है फैलने और सिकुड़ने की। अब हम देखने वाले हैं हाल ही में विकसित मृदा गढ़, जिसमें कोई संस्था नहीं पाया जाता है, मतलब अभी प्रेजेंट में ऐसा मिट्टी का एक गढ़ निकल के सामने आया है, खोज हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है। तो वो कौन सा है, एंटीसोल। अब एंटीसोल गढ़ नया जो मिट्टी का गढ़ है, और यह इस गढ़ में कौन सी मिट्टी आती है, एलुवियल सॉइल आती है। कौन सी आती है, एलुवियल सॉइल। और इस एलुवियल सॉइल को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं, जलोढ़। और ऐसी मिट्टी नदी वाले इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद में अगला क्या है, काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, हालांकि ये मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है, लेकिन सबसे प्रथम ये देखो, ये क्वेश्चन काफी विवादित है, पेपर में आता है तो हमेशा आपसे गलती होती है। सीधा पूछता है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो सब लोग मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में टिक लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश में नहीं, यदि आपके पास 4 ऑप्शन हो जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल हो तो महाराष्ट्र को आपको पहले टिक करना है। लेकिन यदि आपके पास 4 ऑप्शन है और महाराष्ट्र यदि शामिल नहीं है तो सीधा सा आपको फिर आंसर क्या लगाना है, मध्य प्रदेश। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, और तीसरा स्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान का है। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब मेरे बताने के अनुसार ये प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं, मिट्टी के एक फरो स्लाइड का वजन होता है। मिट्टी के एक फरो स्लाइड का वजन होता है, तो मिट्टी के एक फरो स्लाइड का वजन होता है 2.25 गुणित 10 की घात 6 kg प्रति हेक्टेयर।